Yes, good morning everyone. Good morning, sir. Good morning. Morning, sir. So in last class we started with directors chapter, Yes, sir. but due to some technological issue हम लोग का क्लास बीच में डिसकंटिन्यू हो गया था. तो लास्ट क्लास में जहाँ तक डिस्कस किया था उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेशन, है ना. लास्ट क्लास में हम लोगों ने डायरेक्टर्स का डेफिनेशन चेक किया था. एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 34, डायरेक्टर मीन्स अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. फिर हम लोगों ने क्वेश्चन पूछा था that whether every company is required to constitute board of director. The answer is yes. कहाँ लिखा है ऐसा? Section 149 subsection 1. क्या बोला गया? Every company shall constitute board of directors. है ना? Every company needs to constitute board of directors. अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कम से कम 2 लोग होने चाहिए. पब्लिक कंपनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कम से कम 3 लोग होने चाहिए. मैक्सिमम 15. However, if they want to increase the number of directors beyond 50, yes, they can do so by passing a special resolution. ठीक है. उसके बाद हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एज वेल एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के बारे में डिस्कशन किया था. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन? फुल टाइम डायरेक्टर्स, और दे कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज होल टाइम डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन? पार्ट टाइम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. ठीक है, जिसको रेम्यूनरेशन नहीं मिलता है, सिर्फ सिटिंग फीस मिलता है. दे आर एसोसिएटेड विद द बोर्ड ऑफ एनी कंपनी. दे आर एसोसिएटेड विद बोर्ड ऑफ एनी कंपनी जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग देयर एक्सपर्ट कंसल्टेंसी or just for the purpose of giving their opinion. फिर हम लोगों ने एक और इम्पोर्टेंट चीज चेक किया था that only an individual can become the director in any company. Only an individual can be a director. ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में चेक किया था. नाउ मूविंग ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर. क्वालिफिकेशन ऑफ एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर. तो अपने दिमाग में ना एक क्वेश्चन आता है. क्या क्वेश्चन सर? क्या डायरेक्टर का पढ़ा लिखा होना जरूरी है? क्या एक 5वीं फेल बंदा डायरेक्टर बन सकता है? आंसर इज यस. आंसर इज यस. ठीक है, कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं, बात में नहीं है. कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए इन ऑर्डर टू बिकम डायरेक्टर. आज इसको कल को तुम अगर कोई कंपनी स्टार्ट करते हो तो उस कंपनी के डायरेक्टर तुम ही रहोगे ना. तुम पढ़े लिखे तो हो नहीं. समझ रहे हो? क्या बोलोगे? सीएस फाउंडेशन पास. क्या बोलोगे? सीएसईडी पास. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बी परसुइंग बीकॉम फर्स्ट ईयर एंड सीएसईडी क्लियर्ड इन द लास्ट नवंबर 20 अटेम्प्ट. ऐसे बोलोगे क्या? हाँ, यही तो है तुम्हारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. बस में आ रहा है क्या? तो कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए यहाँ पे. ठीक है, डायरेक्टर्स बनने के लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए. इज इट क्लियर? हाँ, देखो यहाँ पे क्वालिफिकेशन का मतलब है क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट एज पर द लॉ. वन हु इज एलिजिबल टू बी अ डायरेक्टर. तो बोला गया एनी पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट प्लस हैव ऑब्टेन्ड डिन. क्या बोला? एनी पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी ऑफ एन एज ऑफ मोर देन 18 ईयर्स प्लस उसके पास डिन होना चाहिए. सर ये डिन क्या होता है? डिन होता है डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर. ठीक है, अब समझो. इट इज एन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर. डिन इज एन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बीइंग गिवन टू एवरी पर्सन हु इंटेंड्स टू बिकम डायरेक्टर इन एनी कंपनी. बात में क्या? हम लोगों के पास आधार नंबर है, तो आधार नंबर भी क्या है? हमारा यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर. ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है क्या? आधार नंबर, आधार कार्ड नंबर. ठीक है, द सेम मैनर अगर आपको किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना है तो इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर बिकमिंग डायरेक्टर इन एनी कंपनी आपके पास क्या होना चाहिए? डिन होना चाहिए. तब बिना डिन के डायरेक्टर बन सकते हैं क्या? आंसर इज नो. अगर डिन नहीं तो डायरेक्टर नहीं. फिर एक और सवाल उठता है, सर मैंने आज कंपनी बनाया, मेरे पास डिन नहीं था, कंपनी बना दिया, डायरेक्टर रख लिया खुद को, क्या अब डिन के लिए अप्लाई कर सकता हूं? आंसर इज नो. मैंने बोला ना अभी, बिना डिन के नो डायरेक्टर. ठीक है, डायरेक्टर बन के डिन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्टर बनने के लिए जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो क्या है? तुम्हारे पास डिन होना चाहिए. तुम 18 साल से ऊपर होने चाहिए, तुम पर्सन ऑफ साउंड माइंड होने चाहिए, तुम इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने चाहिए, प्लस यू मस्ट हैव ऑब्टेन्ड 10.
बात समझ में आ रही क्या? प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग DIN आपको गिवन है अंडर सेक्शन 153 टू सेक्शन 159. इज इट क्लियर? ओके, चलो अभी पढ़ना स्टार्ट करते हैं. तो सवाल उठा कि सर डायरेक्टर कौन बन सकता है? डायरेक्टर बन सकता है कोई भी व्यक्ति, ठीक है, हु इज अबव द एज ऑफ 18 years प्लस हु हैव ऑब्टेन्ड DIN प्लस हु इज नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164. क्या बोला सर ने? डायरेक्टर कौन बन सकता है? कोई भी पर्सन हु हैव ऑब्टेन्ड मेजॉरिटी, हु हैव ऑब्टेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी, दूसरा हैव ऑब्टेन्ड DIN, तीसरा who is not disqualified under section 164. मान लो कि तुम मेजर भी हो, तुम्हारे पास DIN भी है, लेकिन तुम सेक्शन 164 के अकॉर्डिंग अगर डिस्क्वालिफाइड हो तो क्या तुम डायरेक्टर बन पाओगे? आंसर इज नो. आंसर इज नो. इज इट क्लियर एवरीवन? चलो देखोगे यहाँ पे क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, ये जो है ना अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स टू बी वोटेड इंडिविजुअली, सेक्शन 162, इसको अपन पढ़ेंगे बाद में. पहले अपन क्वालिफिकेशन पढ़ेंगे, है ना. अपन क्या पढ़ेंगे पहले? क्वालिफिकेशन. देखो डायरेक्टर्स चैप्टर में जो सीक्वेंस में मैं आपको सेक्शन नंबर्स पढ़ाऊंगा, आपको भी उसी सीक्वेंस में पढ़ना है. इज इट क्लियर? ओके, देखो क्या लिखा है. द कंपनीज एक्ट 2013 डज नॉट प्रेस्क्राइब एनी क्वालिफिकेशन. अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन का मतलब है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है. दूसरी फेल बंदा भी डायरेक्टर बन सकता है, दूसरी फेल बंदा भी डायरेक्टर बन सकता है. द कंपनीज एक्ट 2013 डू नॉट प्रिस्क्राइब एनी क्वालिफिकेशन फॉर होल्डिंग द पोजीशन ऑफ डायरेक्टरशिप बाय एनी इंडिविजुअल. इट मींस एनी इंडिविजुअल कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस. पहला, ही मस्ट हैव ऑब्टेन्ड DIN बिफोर हिज अपॉइंटमेंट. किससे DIN लेना पड़ेगा? फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है. He needs to obtain DIN from the Ministry of Corporate Affairs. Then central government may prescribe any identification number which shall be treated as DIN for the purpose of the act, and holding that number will be considered as sufficient. बोला एक तो मेजर हो जाओ और DIN ऑब्टेन कर लो. फिर देखो लास्ट क्या बोला? He has not been disqualified under section 164. तो क्वालिफिकेशन खत्म. क्या बोला? 18 से ऊपर DIN प्लस नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164. इज इट क्लियर? अच्छा मुझे एक बात बताओ सर, क्या एक फॉरेन नेशनल इंडियन कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है? क्वेश्चन आ सकते हैं दिमाग में. वेदर अ फॉरेन नेशनल या पर्सन ऑफ फॉरेन नेशनैलिटी कैन बिकम डायरेक्टर इन इंडियन कंपनी. देखो ये क्वेश्चन तुमको दिया, ये क्वेश्चन है. अ फॉरेन नेशनल वाज इंटेंडेड टू बी अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ एमएनसी इन इंडिया. ही कंटेन्स दैट DIN इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर हिम एज ही इज अ फॉरेन नेशनल वेदर हिज कंटेंशन इज वैलिड. कैसे बोल दिया नो? तुमने आंसर तो पढ़ा नहीं, ऐसे ही तुम्हें मालूम है प्रोविजन, ठीक है. ये मजाक मत बनाओ लॉ, ठीक है. लॉ का मजाक मत उड़ाए, है ना. until and unless you know the reason don't answer. clear? हाँ, देखो क्या लिखा. the contention of foreign national is not correct. क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट में ऐसा बोला हुआ है. if anyone wants to become a director of a company which is registered in India, he must have obtained DIN before his appointment as a director. तो यहाँ पे दो क्वेश्चन तुम्हारे रिजॉल्व होते हैं. पहला क्वेश्चन क्या था? क्या कोई फॉरेन नेशनल इंडियन कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है? आंसर इज यस. क्या एक फॉरेन नेशनल इंडियन कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए DIN लेना पड़ेगा? आंसर इज यस. ठीक है. तो क्वालिफिकेशन क्या है सबको? बोलो एक बार. ही मस्ट हैव अटेंडेड द एज ऑफ मैच्योरिटी. सेकंड वन, ही मस्ट हैव ऑब्टेन्ड DIN प्लस he is not disqualified under section 160. Is it clear? अब section 164 is very 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 important. ठीक है. section 164 is very important. देखना यहाँ पे. अब अपन को डिस्कस करना है सेक्शन 164. तो बेसिकली क्या बात करते हैं? अब
अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। बहुत सिंपल सेक्शन है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी है। सिंपल है बट लेंथी है। सेक्शन 164 को अपन ना दो पार्ट्स में बाइफरकेट करेंगे, ठीक है। सेक्शन 164 को अपन दो पार्ट्स में बाइफरकेट करेंगे। पहला होगा 164 सबसेक्शन 1 एंड सेकंड वन विल बी सेक्शन 164 सबसेक्शन 2। 164 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 164 सबसेक्शन 2, ठीक है। तो सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 बात करता है अबाउट जनरल डिस्क्वालिफिकेशन। जनरल डिस्क्वालिफिकेशन और 164(2) एप्लीकेबल है कुछ स्पेशल कैटेगरीज ऑफ कंपनीज के ऊपर, ठीक है, एडिशनल कैटेगरीज ऑफ कंपनीज। अभी जब मैं आऊंगा 164(2) पे तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ये। इज इट क्लियर? जनरल डिस्क्वालिफिकेशन, तो जनरल डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब सभी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक। समझ में आ रहा है क्या? एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन कुछ ही कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है, 164(2) वाला डिस्क्वालिफिकेशन। यहाँ तक क्लैरिटी है? सबको क्लैरिटी है यहाँ तक? ओके। तो ये सेक्शन को ना मैं तुमको बेयर एक्ट से पढ़ाऊंगा, ठीक है। पहले अपन बेयर एक्ट से पढ़ेंगे। डायरेक्टर्स चैप्टर में मैक्सिमम प्रोविजंस अपन पहले बेयर एक्ट से पढ़ेंगे, उसके बाद वी विल रेफर नोट्स, वी विल रेफर नोट्स, ठीक है, चलेगा? ओके। तो देखो सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप, क्यों बेयर एक्ट से पढ़ा रहे हो? बिकॉज मैं तुमको बोलता हूँ तुम्हारे पूरे CS करियर में दिस चैप्टर इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट, बात में आने के। और कंपनी लॉ के बाद तुमको पढ़ना भी नहीं है फाइनल्स में। कंपनी लॉ इज नॉट देयर इन फाइनल्स। यहाँ पे तुम प्रोविजंस पढ़ते हो, फाइनल्स में तुम कंपनी लॉ का एप्लीकेशन पढ़ते हो। तो अगर यहाँ पे अपना बेस स्ट्रॉन्ग हो गया देन ओनली वी विल बी फाइंड इट कंफर्टेबल इन प्रोफेशनल। बात में आ रही क्या? तो इस पर्टिकुलरली इस चैप्टर का मैं चाहता हूं कि इन डेप्थ एनालिसिस हम लोग करें। क्लियर? देखो सेक्शन 164 देखिए क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, तो इसके हेडिंग से क्या समझ में आता है? सेक्शन का नाम डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, इसके हेडिंग से क्या समझ में आता है? यहां पे जितने भी डिस्क्वालिफिकेशन है ना ये अपन चेक करेंगे एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एनी पर्सन एज अ डायरेक्टर। बात में आ रही है क्या? ये डिस्क्वालिफिकेशन अपन कब चेक करेंगे? एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एनी पर्सन एज द डायरेक्टर। बोलो एक बार। These grounds will be checked at the time of appointment of any person as a director. Is it clear? Okay. अब ऐसा भी हो सकता है कि जब एक पर्सन अपॉइंट हो गया एज अ डायरेक्टर तभी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं था, बट सब्सिक्वेंटली ही बिकम डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164। उन केसेस में क्या? उन केसेस में सच डायरेक्टर नीड्स टू वेकेट देयर ऑफिस। बात में आ रही क्या? यहाँ पे इसके दो पर्सपेक्टिव है। पहला अपन को डिस्क्वालिफिकेशन चेक करना है एट द टाइम ऑफ अपॉइंटिंग एनी पर्सन एज द डायरेक्टर, ये पहला पर्सपेक्टिव है, ठीक है। दूसरा, जब अपॉइंटमेंट हुआ पर्सन वाज नॉट डिस्क्वालिफाइड बट सब्सिक्वेंटली दैट पर्सन हैज अक्वायर्ड डिस्क्वालिफिकेशन। तो सिचुएशन में क्या होगा? इफ सब्सिक्वेंटली दैट पर्सन हैज अक्वायर्ड डिस्क्वालिफिकेशन, क्या होने वाला है? he will be liable to vacate the office. That person will be liable to vacate the office. Is it clear? चलो अब पढ़ना स्टार्ट करो। देखो क्या बोला,
A person shall not be eligible for the appointment as a director of a company if he is of unsound mind and stands so. पागल था, पागल है, ये इंटरप्रिटेशन है. पागल था, पागल है, और उसको पागल डिक्लेयर किया हो. ठीक है, किसने? कॉम्पिटेंट. ठीक है, अगर तुम किसी को पागल बोल रहे हो, तुम राहुल को हमेशा पागल ही बोलते हो. ए पागल राहुल, राहुल पागल, पागल राहुल, राहुल पागल, ऐसे तुम इसको संबोधित करते हो. वेदर राहुल इज डिस्क्वालिफाइड? आंसर इज नो. क्यों? तुम कोर्ट नहीं हो ना. तुम्हारे साथ तो सभी पागल है, तुमको छोड़ के. ऐसे होता है ना. हाँ, दैट पर्सन शुड बी डिक्लेयर्ड एज अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट. ठीक है, क्लियर यहाँ पे? नेक्स्ट. तो जो पर्सन अनसाउंड माइंड का है वो डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता है, लेकिन उसको डिक्लेयर किया हो किसने? कॉम्पिटेंट कोर्ट ने. और कॉम्पिटेंट कोर्ट किसी पर्सन को ऐसे डिक्लेयर कर देगी क्या? नहीं. ठीक है, दे विल एनालाइज द मेडिकल रिपोर्ट एंड ऑन दैट बेसिस ओनली दे कैन डिक्लेयर एनी पर्सन एज अ पर्सन ऑफ अनसाउंड. बात समझ में आ रही क्या? सर ये राहुल ना पहले पागल था, अभी ठीक हो गया, उसका ट्रीटमेंट हुआ, भी ठीक हो गया, क्या अभी भी डिस्क्वालिफाइड है? आंसर. मैंने बोला ना, ये अपन को चेक करना है एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट. पहले पागल था ना, अब तो ठीक है. पहले पागल था, अब तो ठीक है. यस, इफ यस, he can be appointed as the director. He can be appointed as the director. Is it clear? Yes, sir. Okay. Next, that person is an undischarged insolvent. Person is an undischarged insolvent. मतलब a person has been declared as an insolvent by a competent court. बात में आ रहा है क्या? किसी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने का पावर किसके पास है? कोर्ट के पास. ठीक है, और वहां पे भी कोर्ट एक प्रिस्क्राइब प्रोसीजर को फॉलो करती है. आप लोगों ने इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड पढ़े हो. बात में रहे, पहले बैंक्रप्सी होता है, पहले इंसॉल्वेंसी होती है? पहले इंसॉल्वेंसी होता है, पहले बैंक्रप्सी होता है? बताओ जो भी पढ़े. इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या था? आप लोग पढ़ के आए, मैंने पढ़ाया. इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या था? मैंने पर्सन इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट. ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. डेब्ट पे भी नहीं कर सकता और डेब्ट पे करने का कैपेबिलिटी भी नहीं है. बात समझना. मान लो कि मेरे ऊपर 50 लाख का डेब्ट है जो मैं अभी पे नहीं कर सकता, क्या कोर्ट मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देगा? नहीं. कोर्ट चेक करेगा ना कि आज 50 लाख नहीं है, लेकिन 50 लाख कमाने की कैपेबिलिटी है इस पर्सन में. बात समझ में आने क्या? तो कोर्ट मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं करेगा. हो सकता है ऐसा? हो सकता है ना. हाँ, तो पहले इंसॉल्वेंट होता है पर्सन, बट इफ इंसॉल्वेंसी कुड नॉट बी ट्रीटेड देन सच पर्सन विल गो इनटू द प्रोसेस ऑफ बैंक्रप्सी. पढ़ाया था ना? देन सच पर्सन विल गो इनटू द प्रोसेस ऑफ बैंक्रप्सी. इज इट क्लियर एवरीवन? ओके. तो पर्सन इज एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट. अब इसके दो इंटरप्रिटेशन. पहला, आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया गया था इन द पास्ट, बट नाउ यू हैव सेटल्ड ऑल योर डेब्ट्स. तो जिस दिन तुमने अपने सारे डेब्ट्स सेटल कर लिए, यू विल फॉल आउटसाइड द स्कोप ऑफ सेक्शन 164. जिस दिन तुमने सारे डेब्ट्स का पेमेंट कर दिया, तुम 164 से बाहर आ जाओगे. और 164 से बाहर आ जाओगे का मतलब यू विल बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर. बात में मैंने क्या? अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब है यहाँ पे यू हैव बीन डिक्लेयर्ड एज एन इंसॉल्वेंट बाय द कोर्ट एंड स्टिल यू हैव नॉट योर पेमेंट, और स्टिल यू हैव नॉट सेटल्ड 100% ऑफ योर डेब्ट्स. ठीक है, कोर्ट ने आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया और अभी तक भी आपने अपने सभी डेब्ट्स का पेमेंट नहीं किया है, और अभी तक भी आपने अपने सभी डेब्ट्स का पेमेंट नहीं किया है. अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट.
ठीक है, ये सेकंड पॉइंट। थर्ड, he has applied to be adjudicated as an insolvent and his application is pending। ठीक है, अपन ने भी ये भी पढ़ा था IBC में, क्या कोई पर्सन यूं ही इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करेगा, हो जाएगा? आइदर ही विल मेक एन एप्लीकेशन और एनी ऑफ हिज क्रेडिटर विल मेक एन एप्लीकेशन। पढ़े थे ना सर? Either that person will make the application or any of the creditor of such person will make the application, to be adjudicated as an insolvent। तो भाई जिस दिन तुमने या तुम्हारे अगेंस्ट एप्लीकेशन लगा, जिस दिन एप्लीकेशन लगा तुम्हारे अगेंस्ट टू बी एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट, उस दिन से तुम क्या हो जाओगे? डिस्क्वालिफाइड। देखना इसको क्या इंटरप्रिटेशन करो। मान लो कि ये कानाराम, ठीक है, कानाराम के टोटल एसेट्स है 50,000 रुपीज से और इसके टोटल डेप्ट हैं 5 लाख रुपए के। ठीक है, टोटल डेप्ट कितना? 5 लाख। टोटल एसेट्स कितना? 50,000। क्रेडिटर्स पैसा मांग मांग करके थक गए, ये पैसा दे ही नहीं रहा, क्योंकि ये पैसा दे ही नहीं सकता, क्योंकि इसके पास पैसा है ही नहीं। बात समझ में नहीं? क्रेडिटर्स पैसा मांग मांग के थक गए, ये पैसा दे नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये पैसा दे नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास पैसा है ही नहीं। इसने क्या किया? एप्लीकेशन लगाया on 6 of Feb 2021 एप्लीकेशन लगाई। अब इस एप्लीकेशन के ना 2 आउटकम हो सकते हैं। आइदर कानाराम विल बी डिक्लेयर्ड एज एन इंसॉल्वेंट, हो सकता है ना? आइदर कानाराम विल बी डिक्लेयर्ड एज एन इंसॉल्वेंट और ही मे नॉट बी डिक्लेयर्ड एज एन इंसॉल्वेंट। कोर्ट उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है, दोनों चीजें। ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे कोर्ट नहीं है, यहाँ पे कौन आता है? DRT, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। याद है क्या? बस मैंने क्या DRT। तो 6 फरवरी को एप्लीकेशन लगा दिया था और डिसीजन आते आते ना 16 अगस्त हो गया और 16 अगस्त को DRT ने 16 अगस्त को DRT ने अनाउंस किया कि भाई कानाराम तुम इंसॉल्वेंट नहीं, तुम पे कर सकते हो। बात समझ में आ रही क्या? तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड बिटवीन 6 of Feb to 16th of August, he is disqualified to be appointed as a director in any 16 अगस्त के बाद। बात समझ में आ रही क्या? तो क्या था पॉइंट? थर्ड पॉइंट, person will be disqualified if such person has made an application to be adjudicated as an insolvent। If such person has made an application to be adjudicated as an insolvent, उसके अगेंस्ट एडजुडिकेशन कैरी आउट किया जाए और डिटरमाइन किया जाए that whether such person is insolvent or is it clear? एडजुडिकेशन किया जाए और ये डिटरमाइन किया जाए that whether such person is an insolvent or not, whether such person is an insolvent or not। I hope it is clear। ठीक है, अब आ जाओगे नेक्स्ट पॉइंट पे। पॉइंट नंबर डी, क्या बोला यहाँ पे? देखो, he has been convicted। convicted का मतलब है दोषी पाया गया, मतलब चार्ज प्रूव्ड अगेंस्ट है, चार्जेस प्रूव्ड अगेंस्ट है। बात समझ में आ रहा है क्या? क्या बोले? he has been convicted by court of an offense whether involving moral turpitude or otherwise। अच्छा, ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड का मतलब क्या होता है? पता होना चाहिए ना अपन को। ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड का मतलब क्या होता है? ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड का मतलब होता है बच्चों,
ऑफेंस कमिटेड विद गिल्टी माइंड। लिख लो पहले, लिख लो फटाफट से। ऑफेंस कमिटेड विद गिल्टी माइंड, ऑफेंस कमिटेड विद गिल्टी माइंड। ठीक है मुन्ने, वेरी गुड, पेरेंट्स का नाम रोशन करेगा। ये बच्चे, ठीक है, और करोड़ों रुपए कमाओगे, ठीक है, वेरी गुड, जैसे मैं कमाता हूँ। देखो मजाक। हाँ, ये हो गया। He has been convicted by a court of any offence, whether involving moral turpitude or otherwise। अभी समझो ये अमेंडमेंट है, और अदरवाइज वाला जो लाइन है ना, ये बाद में जोड़ा गया। मतलब तुमने कोई ऑफेंस कमिट किया हो, चाहे गिल्टी माइंड से या और अदरवाइज, इवन दो इट इज कमिटेड विदाउट गिल्टी माइंड, एंड सेंटेंस का मतलब है जेल। इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ, वो ऑफेंस के रिस्पेक्ट में तुम्हें इम्प्रिजनमेंट पे भेजा गया, इम्प्रिजनमेंट में भेजा गया, जेल में भेजा गया, फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 6 months एंड अ पीरियड ऑफ 5 years हैज नॉट elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ। समझे क्या बोला यहाँ पे? देखो इसका मतलब है तुमने कोई ऑफेंस कमिट किया जिसके रिस्पेक्ट में तुम्हें जेल में भेजा गया 6 months या उससे ज्यादा के लिए, एंड जिस दिन तुम जेल से बाहर आए ना, वहां से 5 साल तक तुम डिस्क्वालीफाई। अब ये पॉइंट को थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। देखो इसके जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस पॉइंट के, पहला कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, convicted of an offense. Offense may involve moral turpitude, or offense involving moral turpitude or otherwise। ये पहला एस्पेक्ट, ठीक है, जिसकी वजह से आपको क्या हुआ, imprisonment for 6 months or more। ठीक है, imprisonment हुआ, तुमको कन्विक्टेड पाया गया, दोषी पाया गया, तुमको imprisonment हुआ for a period of 6 months or more, and 5 years have not been elapsed from the date of release, from the date of release from imprisonment। सिंपल है, सिंपल है। तो देखना यहां पे डिस्क्वालिफिकेशन देखो कब तक रहेगा, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ इम्प्रिजनमेंट। कॉमन सेंस, जेल में हो तो डायरेक्टर कैसे बनोगे, ठीक है, यू विल बी डिस्क्वालिफाइड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ इम्प्रिजनमेंट। बोलो ना, यू विल बी डिस्क्वालिफाइड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्लस 5 years from the date of release। ठीक है, 5 years from the date of release। This will fall within the ambit of section 103। It will fall within the ambit of section 103।
64। ठीक है मुन्ने, तुम बोलो, तुमको समझ में आ रहा है? कसम खाओ, कसम खाओ, खुद की खाओगे ना, ताकि रिस्क खुद को हो ना। हाँ यस, अब समझो, मानो ये राहुल, ठीक है, अब तुम समझो राहुल, राहुल अभी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ चेंजिंग। और ये लड़की, लड़की का नाम ठीक है, राहुल और सोफी। राहुल ने प्रपोज किया सोफी को ऑन 14th of Feb 2021। On 14th of Feb 2021, she denied, ठीक है, she denied the proposal। अबे प्रपोजल डिनाई करना तक तो ठीक था, बट उसने राहुल का इंसल्ट भी किया। उसने राहुल को बोला कि शक्ल देख अपनी। राहुल का आ गया गुस्सा और राहुल ने कर दी उसकी पिटाई, हत्या नहीं पिटाई की, बहुत मारा, एक आंख निकाल करके ले आया। बस मेरा एक आंख उसका निकाल करके पॉकेट में ले आया, ठीक है। तो अब ये एक आंख वाली हो गई। बात मैंने क्या है, जिसकी वजह से इसको अजमेर सेशन कोर्ट ने कन्विक्टेड माना और इसको जेल भेज दिया। समझ रहे हो ना, 4 years के लिए, ठीक है, इसको जेल भेज दिया 4 सालों के लिए। कब तो फैसला सुनाया गया 14th of Feb को ऐसा हुआ एंड 16th of March तक के ऊपर डिसीजन लिया, ठीक है। 4 साल कब खत्म होंगे? 16th of March 2025। हाँ। अब समझना, जेल में जाते हैं इसका हृदय परिवर्तन हो गया, ठीक है। अब he is really ashamed of this, he is feeling guilty, he is very embarrassed, ठीक है, he is broken। बस मैंने क्या, और देखो जेल में क्यों भेजा जाता है? जेल में क्यों भेजा जाता है? सुधरने के लिए। पर ये जेल में जाते ही सुधर गए, पहले दिन ही सुधर गए। अभी भगवान का भजन करता है, गीता पढ़ता है, ठीक है, रामायण पढ़ता है, भगवान का नाम लेता है सुबह शाम। तो ऑन द बेसिस ऑफ हिज गुड कंडक्ट, जिसका जेलर था ना जेल का, उसने रिक्वेस्ट किया अथॉरिटी को कि इस पर्सन को रियलाइज हो गया है कि उसने गलती की, एंड ऑन द बेसिस ऑफ हिज गुड कंडक्ट इसका जो टेन्योर ऑफ इम्प्रिजनमेंट है वो कम कर देना चाहिए। इनफैक्ट ही इज रेडी टू डोनेट वन ऑफ हिज आईज टू सोफी। बात समझ में आने क्या, एज ए रिजल्ट ऑफ विच क्या होना चाहिए, इसका टेन्योर ऑफ इम्प्रिजनमेंट कम कर देना चाहिए, ठीक है। अथॉरिटी ने इसको कंसिडर किया और इसके टेन्योर ऑफ इम्प्रिजनमेंट को कर दिया टिल 16th of August 2023। पहला सवाल उठता है क्या ऐसा हो सकता है क्या? आंसर इज यस। बात में आ रहा है क्या? तो रिलीज कब हो रहा है? 16 अगस्त 2023। सिंपल है। डिस्क्वालीफाइड कब तक रहेगा? क्या 5 साल अपन 2025 से कैलकुलेट करें या 2023 से कैलकुलेट करें? आंसर इज 2023 से कैलकुलेट करें। रीजन भी डेट ऑफ रिलीज बोला, ठीक है। डेट ऑफ रिलीज क्या था? 16th of August 2023। बस में क्या, तो he will remain disqualified to be appointed as a director till 16th of August 2028, ठीक है। अब इसी के बीच में एक और क्लॉज है,
यहीं पे एक और क्लॉज है, बोला अगर तुमने कोई ऐसा ऑफेंस किया जिसमें तुमको 7 इयर्स या उससे ज्यादा का इम्प्रिजनमेंट हुआ, मान लो आंख नहीं फोड़ा था, मर्डर ही कर दिया, 12 साल का इम्प्रिजनमेंट हुआ, he can never become director in his lifetime. बात समझ में आ रहा है क्या? तो परमानेंटली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा if any person has been convicted of an offense whether involving moral turpitude or otherwise and has been sentenced to imprisonment for a period of more than 7 years. I hope it is clear. Lucky. Clear है? 7 years से ज्यादा की imprisonment हुआ तो तभी तुम डायरेक्टर बन ही नहीं सकते, सोचना भी मत। इज इट क्लियर? ऐसा कोई भी क्राइम मत करना। दिखा है देखो, provided that if a person has been convicted of any offense and sentenced in respect thereof to imprisonment for a period of 7 years or more, he shall not be eligible to be appointed as a director in any company. Is it clear? Yes, sir. Everyone? Okay. Next. An order disqualifying him for the appointment as a director has been passed by a court or tribunal and the order is in force. कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, ठीक है, एंड ऑर्डर पास करके एक पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो यहाँ पे आ जाता है पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय कोर्ट। पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय कोर्ट नॉर्मली क्या है, अगर आप किसी ऐसे कंपनी के डायरेक्टर हो विच इज इन्वॉल्व इन सिक्योरिटीज मार्केट फ्रॉड or any other kind of fraud, ठीक है, with the investor, with the member, as the case may be, तो उन कंपनीज के, ऐसे कंपनीज के डायरेक्टर्स को कोर्ट या ट्रिब्यूनल कुछ समय के लिए डिस्क्वालीफाई कर सकती है फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन एनी अदर कंपनी। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रहा है? सत्यम कंप्यूटर्स, ठीक है, फ्रॉड किया तो उनके डायरेक्टर्स को डिस्क्वालीफाई किया होगा फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन एनी अदर कंपनी। सवाल उठता है कि क्या ये डिस्क्वालिफिकेशन लाइफ टाइम के लिए होता है? डिपेंड करता है ऑन दी नेचर एंड सीरियसनेस ऑफ फ्रॉड। इज इट क्लियर? कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लाइफ टाइम बैन भी लग सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, तो पॉइंट नंबर 1 क्या था? एनी पर्सन हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड। पॉइंट नंबर 2 क्या था? ही इज एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। पॉइंट नंबर 3 क्या था? एनी पर्सन हु मेड एन एप्लीकेशन टू बी एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट। फोर्थ पॉइंट क्या था? एनी पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टॉर्पिट्यूड और अदरवाइज and has been sentenced to imprisonment for a period of 6 months or more and 5 years has not elapsed from the date of release from the imprisonment. Next point, any person who is disqualified by court or tribunal, ठीक है, and court and tribunal अपने ऑर्डर में पीरियड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन भी मेंशन कर सकता है। कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल अपने ऑर्डर्स में पीरियड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन भी मेंशन कर सकता है। I hope it is clear. Yes, sir. Okay. Next is a person who has not paid any calls in respect of any shares of the company held by him, whether alone or jointly with others, and 6 months have elapsed from the last day fixed for the payment of calls. बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोला गया है कि भाई जो अपने कॉल्स का पेमेंट नहीं कर सकता वो क्या डायरेक्टर बनेगा रे? बात में क्या? डायरेक्टर होल्डिंग शेयर्स नॉट पेइंग कॉल्स, ठीक है, और डिफॉल्ट के कितना हो गया, समय हो गया 6 महीने से ज्यादा। इसके पीछे क्या लॉजिक है? जो अपने कॉल्स का पेमेंट नहीं कर सकता वो डायरेक्टर बनने के लायक नहीं है, ठीक है, इतना लायक है कि वो अपने कॉल्स का पेमेंट नहीं कर सकता, डायरेक्टर क्या बने? इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट, he has been convicted of any offense dealing with related party transaction under section 188 at any time during the last preceding 5 years, ठीक है, तो तुम इसको लिखोगे, person who has made contravention
of section 188, sorry. A person who has made contravention of section 188 को ना अंडरलाइन करना और लिखना रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। लिखा 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। अब इसको इन डिटेल में तुमको पढ़ाऊंगा जब मैं 188 तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा, तो वहां पे मैं लिंक कर दूंगा सेक्शन 188 को 164 के इस पर्टिकुलर पॉइंट के साथ। क्लियर है? बोला जिस डायरेक्टर ने कंप्लाइंस नहीं किया सेक्शन 188 का, कॉन्ट्रावेंशन किया सेक्शन 188 का, वो डायरेक्टर्स भी क्या है, डिस्क्वालीफाइड। कितने समय के लिए? 5 साल के लिए। बात में मैंने क्या, अगर डायरेक्टर्स ने, सुनना ध्यान से, अगर डायरेक्टर्स ने कॉन्ट्रावेंशन किया है अंडर सेक्शन 188, so they will be disqualified from becoming director in any other company, for a period of 5 years. Is it clear? Clear है? Okay. चलें आगे। Next, if he has not complied with subsection 3 of section 152, इसको भी लिखोगे रेफरेंस में सेक्शन 152 जो अपन पढ़ेंगे, देयर आई विल कोरिलेट द पॉइंट। एक सेकंड, ये है this one is not amended. Yes. क्लियर है यहां तक सबको? चलो आगे बढ़ने से पहले एक बार रिपीट कर जाओ मेरे साथ। अभी तक तुमने पढ़े जनरल डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है? पहला पॉइंट बोलो, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। सेकंड पॉइंट बोलो, अनडिस्चार्ज इनसॉल्वेंट। थर्ड पॉइंट बोलो, who has made an application to be adjudicated as an insolvent. Fourth point बोलो, convicted of any offence of moral turpitude or otherwise, sentenced to imprisonment for 6 months or 5 years has not elapsed from the date of release from the imprisonment. ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, 7 साल से ज्यादा के जेल में भेजे गए तो कभी नहीं बनोगे, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, डिस्क्वालिफाइड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मान लो कि कोर्ट ने डिस्क्वालिफाई किया 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 4 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो ड्यूरिंग दैट टेन्योर, ठीक है, आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। नेक्स्ट, वन हु हैज फेल्ड टू पे calls on shares and such failure continues for more than 6 months, ठीक है? नेक्स्ट, कॉन्ट्रावेंशन आपने किया सेक्शन 188 का, कॉन्ट्रावेंशन आपने किया सेक्शन 152 सबसेक्शन 3 का, और फिर एक और कॉन्ट्रावेंशन आ जाता है सेक्शन 165, ठीक है? तो भाई कॉन्ट्रावेंशन में ना तुम समझना 3 पॉइंट्स को इंक्लूड किया है।
164 के अंदर 3 सेक्शन का रेफरेंस दिया है तुमको। 164 में 3 पॉइंट्स का 3 सेक्शन का रेफरेंस दिया है। कॉन्ट्रावेंशन अंडर सेक्शन 188, ठीक है। देन कॉन्ट्रावेंशन अंडर सेक्शन 152 सबसेक्शन 3, ठीक है। एंड कॉन्ट्रावेंशन अंडर सेक्शन 165, कॉन्ट्रावेंशन अंडर सेक्शन 165। इज इट क्लियर? तो ये तीनों के तीनों केसेस में आप क्या हो जाते हो? ये तीनों के तीनों केसेस में आप क्या हो जाते हो बच्चों? डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, ठीक है। अच्छा, अब जब 188 में पढ़ाऊंगा ना तो भी मैं लिंक करूंगा सेक्शन को। 152(3) पढ़ाऊंगा मैं, तब सेक्शन 3 जब मैं पढ़ाऊंगा तब भी मैं लिंक करूंगा। एंड 165 जब मैं तुमको पढ़ाऊंगा देयर ऑल्सो आई विल लिंक दैट पर्टिकुलर सेक्शन विद सेक्शन नंबर 164, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अभी तक जो आपने पढ़ा ना ये सभी था जनरल डिस्क्वालिफिकेशन, सभी कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है, सभी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है। हाउएवर अगर एक प्राइवेट कंपनी चाहे तो वो इनसे भी ज्यादा डिस्क्वालिफिकेशन लगा सकती है बाय इंक्लूडिंग एनी क्लॉज इन देयर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, by including any clause in their articles of association. I hope this is very much clear to everyone of us. ठीक है, क्लियर है सबको? ओके। मान लो कि यार एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, सुनना, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, और कंपनी ने आर्टिकल्स में बोल रखे हैं कि हमारे कंपनी का डायरेक्टर जिसको भी बनना है ना, he should be a person with medical background. He must be a person with medical background. बात समझ में आ रहा है क्या? तो क्या हो सकते हैं यहाँ पे? ये जो रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। दिस रिक्वायरमेंट इज टू बी ड्यूली फुलफिल्ड, दिस रिक्वायरमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी ड्यूली फुलफिल्ड। इज इट क्लियर? तो जो पर्सन मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? जो पर्सन मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बच्चों? डिस्क्वालीफाई हो जाएगा फ्रॉम बिकमिंग डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी। इज इट क्लियर एवरीवन? चलो अब आगे, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट। देखो सही नहीं कर रहे, ठीक है, मत करो ये। नेक्स्ट, नो पर्सन हु इज or has been a director of a company which has not filed financial statements or annual returns for any continuous period of 3 financial years or has failed to repay the deposit accepted by or pay interest thereon or redeem any debentures on the due date or pay interest thereon, and such failure to pay or redeem continues for 1 year or more, shall be eligible to be reappointed as a director of that company or appointed in any other company for a period of 5 years from the date on which the said company fails to do so. Very important. क्या बोलना चाह रहे हैं? सेक्शन 164(2) जो है कुछ ही कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है। सेक्शन 164(1) जो था सभी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है। इज इट क्लियर? एक सेकंड, रिकॉर्डिंग ऑफ करना, स्टॉप करना, और करना। ओके, तो 164(2) एक बार फिर से रीड करोगे। अब तुम लोग रीड करो, मेरे साथ पढ़े, अब एक बार तुम लोग रीड करो।
कौन सा 164(2). पढ़ लेना सर, आप गए थे जब पूरा हम ये फिर इसी में अभी विजिबल है? अभी विजिबल है? ओके, फिर से एक बार। नो पर्सन हु इज और हैज बीन अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, कोई भी व्यक्ति जो है या था किसी ऐसे कंपनी का डायरेक्टर, इंटरप्रिटेशन समझना, कोई भी व्यक्ति जो है या था किसी ऐसे कंपनी का डायरेक्टर विच हैज नॉट फाइल्ड, ऐसे कंपनी का डायरेक्टर जिसने फाइल नहीं किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न्स, मतलब दोनों में से कोई एक या दोनों, दोनों में से कोई एक या दोनों, फॉर एनी कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर। मतलब अगर आप किसी ऐसे कंपनी के डायरेक्टर हो जिस कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं किया, अगर आप किसी ऐसे कंपनी के डायरेक्टर हो जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं किया फॉर कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 3 इयर्स, यहां पे प्रीसीडिंग 3 इयर्स नहीं बोला है, गलत इंटरप्रिटेशन निकाला, फॉर कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 3 इयर्स। नेक्स्ट, और अगर आप ऐसे कंपनी के डायरेक्टर हो विच हैज फेल्ड टू रीपे द डिपॉजिट्स, पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय, पब्लिक डिपॉजिट हो सकता है और डिपॉजिट एक्सेप्टेड फ्रॉम मेंबर्स भी हो सकते हैं, यहाँ पे which has failed to repay the deposits accepted by it or pay interest thereon, आपने डिपॉजिट का रिपेमेंट नहीं किया या डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया या डिबेंचर्स को रिडीम नहीं कर पाए ड्यू डेट पे या उनके इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर पाए, एंड सच फेलियर टू पे और रिडीम, सच फेलियर टू पे और रिडीम कंटिन्यूस फॉर 1 year or more shall be eligible to be reappointed as a director of that company or appointed in other company for a period of 5 years from the date on which the said company from the date on which the said company fails to do so। बात में आने क्या, फिर इसके साथ एक और प्रोविजन एडेड है, प्रोवाइडेड दैट where a person is appointed as a director of a company which is in default of clause A or clause B, it shall not incur the disqualification for a period of 6 months from the date of his appointment। ठीक है, अब समझना इंटरप्रिटेशन इसका। देखिए, मान लो कि ये 5 लोग, ठीक है, ये 5 लोग डायरेक्टर्स हैं ए लिमिटेड, ठीक है, ये 5 लोग डायरेक्टर्स हैं किसके, ए लिमिटेड, एंड ए लिमिटेड हैज फेल्ड टू फाइल ए लिमिटेड हैज फेल्ड टू फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 5 लोग, एक लिमिटेड के डायरेक्टर और ए लिमिटेड हैज फेल्ड टू फाइल एंड ए लिमिटेड हैज फेल्ड टू फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर। अब यहां पे कंटिन्यूअस 3 फाइनेंशियल ईयर बोला, तो मान लो कभी ऐसा होता है कि 2 साल फाइल किया फिर फाइल नहीं किया, 2 साल फाइल नहीं किया, समझ रहे, समझना, 18-19 में फाइल किया, 19-20 में फाइल नहीं किया, 20-21 में फाइल किया, चलेगा क्या? नो। 18-19 में फाइल नहीं किया, 19-20 में फाइल नहीं किया, 20-21 में फाइल कर दिया, चलेगा क्या? ठीक है, ये कंटिन्यूसली होना चाहिए, लगातार 3 फाइनेंशियल ईयर। आप ऐसी कंपनी के डायरेक्टर जिस कंपनी ने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया हो या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया हो, ठीक है, अथवा दोनों, बोथ भी आ जाएगा यहाँ पे, फॉर कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 3 इयर्स।
और ऐसी कंपनी के डायरेक्टर हो विच हैज फेल्ड टू रीपे डिपॉजिट्स, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स है ना, या फेल्स टू रिडीम डिबेंचर और फेल्स टू पे डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ठीक है, एंड सच फेलियर कंटिन्यूज फॉर such failure continues for more than 1 year. Such failure continues for more than 1 year. जिस दिन ड्यू डेट था डिबेंचर रिडीम करने का, डिबेंचर रिडीम नहीं हुआ, 1 साल से ज्यादा हो गया, तो जिस दिन 1 साल से ज्यादा होगा ना, उस कंपनी के डायरेक्टर, वो कंपनी के डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है, वो कंपनी के डायरेक्टर्स डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब सवाल उठता है डिस्क्वालिफिकेशन किससे है? तो दे विल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग रीअपॉइंटेड इन दी सेम कंपनी। दे आर दी डायरेक्टर्स इन ए लिमिटेड। बात मैंने क्या, तो 164 में अगर डिस्क्वालीफाई हुए तो भाई इस कंपनी में अब ये रीअपॉइंट नहीं हो सकते आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर टेन्योर। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली डायरेक्टर्स कंपनी में अपॉइंट किए जाते हैं फॉर ए फिक्स टाइम पीरियड, एंड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट टाइम पीरियड दे आर बीइंग रीअपॉइंटेड। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम पीरियड देयर टेन्योर ऑफ ऑफिस दे आर बीइंग रीअपॉइंटेड। तो बोला यहाँ पे तुम्हारा रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, सेम कंपनी में तुम्हारा रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। प्लस तुम किसी और कंपनी के डायरेक्टर्स भी नहीं बन पाओगे, प्लस तुम किसी और कंपनी के डायरेक्टर्स भी नहीं बन पाओगे फॉर 5 years। बात समझ में आ रही है क्या? तो पहले लिखो, अभी इसमें और भी चीजें आएंगी, बहुत टेक्निकल है। रीअपॉइंटमेंट इन दी सेम कंपनी नॉट पॉसिबल, है ना, रीअपॉइंटमेंट इन द सेम कंपनी इज नॉट पॉसिबल, एज वेल एज अपॉइंटमेंट इन एनी अदर कंपनी इज ऑल्सो नॉट, ठीक है, सेम कंपनी में रीअपॉइंट नहीं हो सकते, दूसरे कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकते। फिर से बोलो, सेम कंपनी में रीअपॉइंट नहीं हो सकते, सेम कंपनी में रीअपॉइंट नहीं हो सकते, दूसरी कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकते फॉर 5 years। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है दिमाग में, देखना, सुनना ध्यान से। एक क्वेश्चन है, ये जो डायरेक्टर ना, ये 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया था और अभी इसके 3 साल ही कंप्लीट हुए। ये जो डायरेक्टर है ये भी 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया था, इसके अभी 2 साल ही कंप्लीट हुए, ठीक है। 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ था, 3 साल कंप्लीट हुए, 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ था, 2 साल कंप्लीट हुए। ये भी 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ था, इसका 1 साल ही अभी कंप्लीट हुआ है। सवाल उठता है whether they can continue with their office for the leftover period of office or they need to vacate their office। ये क्वेश्चन आता है दिमाग के अंदर। कंपनी ने डिफॉल्ट किया और जिस ईयर में ये डिफॉल्ट हुआ है ना, उस साल में इसका 3 साल ही कंप्लीट हुआ है, जबकि ये 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया था। इसका 1 साल ही हुआ है, जबकि ये भी 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया था, और इसका 2 साल हुआ है, जबकि ये भी 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ। तो सवाल उठता है यहाँ पे, whether they continue with their office or whether they will continue with their tenure of office। आंसर इज यस, आंसर इज यस। इनकी वजह से डिफॉल्ट हुआ है ना भाई, गलती इनकी वजह से हुआ ना, ये लोग भुगतेंगे। अगर तुम इन्हीं को निकाल दोगे, गलती इन्होंने किया
भुगतेगा तो नया डायरेक्टर, गलत है ना? बात समझ में आ रही है? रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर है? रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर है? रीअपॉइंटमेंट पे रिस्ट्रिक्शन है या न्यू अपॉइंटमेंट पे रिस्ट्रिक्शन है? बात समझ में आ रही है? तो मैं लिखूंगा यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स है ना, existing directors shall continue with their leftover tenure of office. Simple है? Existing directors shall continue with their leftover tenure of office. बात समझ में आ रही है क्या? सुनना भाई, इसके 3 साल हुए थे, 2 साल बचे ना, 2 साल तक ये ऑफिस कंटिन्यू करेगा, उसके बाद ही कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड। इसका 1 साल ही हुआ था, 4 साल बचा है ना, 4 साल तक अपना ऑफिस कंटिन्यू करेगा, उसके बाद दे कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड। इन दिस सिमिलर मैनर ही विल कैरी आउट द ऑफिस, carry on the office for 3 years, for leftover period of 3 years, and after that he won't be eligible. After that he won't be eligible to continue with the बात में आ रही क्या? Continue या he will not be eligible to be reappointed. Will not be eligible to be reappointed. Is it clear? यहाँ तक सबको clear है? Okay. अब सर एक और क्वेश्चन आता है दिमाग में। पहले तुम मुझे बताओ कि ये सब चीजें लिख लिया तुम लोगों ने? पहले तुम इसको लिख लो, अदरवाइज सेक्शन 164 का भी समझ में आएगा ही नहीं, है ना? पहले इसको आप लिख लो, सारे सिचुएशंस को आप लिख लो पहले। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। डन। बोला एग्जिस्टिंग कंपनी में रीअपॉइंट नहीं हो पाओगे
और नए कंपनी में अपॉइंट नहीं हो पाओगे फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग एनी डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2. डन? ओके. नेक्स्ट. अच्छा, अब समझना यहां पे, अगर तुम ना ये सेक्शन पढ़ो ना तो इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. अभी तक जो प्रोविजंस अगर आप पढ़ोगे ना इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. प्रोविजन क्या बोला? 164(2) क्या बोला? अगर आप किसी ऐसे कंपनी के डायरेक्टर थे या हैं, सुनना, अगर आप किसी ऐसे कंपनी के डायरेक्टर थे या है जिस कंपनी ने डिफॉल्ट किया हो इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फॉर कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 3 years, यू विल बी डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164(2). तो समझना यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है इस प्रोविजन में. मान लो कि पहले ये 5 डायरेक्टर्स थे, तो इंटरप्रिटेशन निकलता है कि यार ये लोग ऐसे कंपनी के डायरेक्टर हैं, ये लोग ऐसे कंपनी के डायरेक्टर हैं जिस कंपनी ने डिफॉल्ट किया है, तो ये लोग सभी डिस्क्वालिफाइड है, ये लोग सभी डिस्क्वालिफाइड है. अब मान लो किसी कंपनी में एक और नया डायरेक्टर अपॉइंट किया गया, तो क्या ये पर्सन भी ऐसी कंपनी का डायरेक्टर है जिस कंपनी ने डिफॉल्ट किया है इन फाइलिंग एनुअल अकाउंट्स और रिटर्न? आंसर इज यस. बात समझ में आ रही है क्या? तो भाई ये जो न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर है ना, इसके लिए तो प्रॉब्लम हो गई ना. यस और नो? ये जो न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर है इसके लिए प्रॉब्लम हो गया कि साला अपॉइंटमेंट होते ही डिस्क्वालीफाई होना पड़ेगा. क्योंकि प्रोविजन ने क्या बोला? अगर आप किसी ऐसे कंपनी के डायरेक्टर थे या है जिसने डिफॉल्ट किया इन फाइलिंग एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 3 years, या जिसने डिफॉल्ट किया है इन मेकिंग पेमेंट ऑफ डिपॉजिट, इंटरेस्ट, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड सच डिफॉल्ट कंटिन्यू फॉर मोर देन 1 year. तो भाई इन सबके लीग में तो ये भी आ जाएगा ना. बात समझ में आ रही क्या? तो इस प्रोविजन में एक अमेंडमेंट का रिक्वायरमेंट, ठीक है. अमेंडमेंट आया और अमेंडमेंट क्या बोलते हैं कि ये जो प्रोविजन है ना, ये न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा फॉर इनिशियल पीरियड ऑफ 6 months, ताकि उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दिया जाए टू मेक द डिफॉल्ट गुड. बात समझ में आ रही क्या? ठीक है. ये जो न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर है ना, इसके ऊपर 164(2) का डिस्क्वालिफिकेशन कब तक एप्लीकेबल नहीं होगा? फॉर द फर्स्ट 6 months. फॉर द फर्स्ट 6 months. ये भी लिख लो. लिखोगे? द above said provisions shall not be applicable. The above said provisions shall not be applicable for a newly appointed director. ठीक है, फॉर अ न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर. आगे, फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months. फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months. बताइए, क्लियर है? Is it clear to every one of us? चले आगे. अब आगे ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया. प्राइवेट कंपनी में बाय इट्स आर्टिकल may provide for any disqualification for the appointment of director in addition to those specified under section 1 and 2. प्राइवेट कंपनी चाहे तो अपने आर्टिकल के क्लॉज लगा करके वो एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन की बातें कर सकती है. इज इट क्लियर? ओके. Then
सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। मतलब अगर किसी गवर्नमेंट कंपनी ने डिफॉल्ट किया होगा ना इन फाइलिंग एनुअल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर कंटिन्यूअस 3 इयर्स, या अगर गवर्नमेंट कंपनी ने डिफॉल्ट किया होगा ना in making the repayment of deposits or interest on deposits, reduction of debentures or interest on debentures, and such default continues for more than 1 year. In that case also, their directors of that government company won't be disqualified. ये इंटरप्रिटेशन पास में रहेगा। सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 के प्रोविजन गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर? चलें आगे। ओके, नेक्स्ट देखो सेक्शन 164 सबसेक्शन 3। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट, देखना बोर्ड पे देखना प्लीज। सेक्शन 164 सबसेक्शन 3 क्या बात कर रहे हैं? प्रोवाइडेड दैट द डिस्क्वालिफिकेशन रेफर्ड इन क्लॉज डी, ई एंड जी ऑफ सबसेक्शन 1। भाई आगे बढ़ने से पहले क्लॉज डी, ई और जी अपन को चेक करना पड़ेगा। चेक करो फटाफट से। क्लॉज डी, डी क्या बोलता था? कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड। ई क्या बोलता था? डिस्क्वालिफाइड बाय कोर्ट। जी क्या बोलता था? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का कॉन्ट्रावेंशन। तुम समझना, इसको पहले मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूं। क्या बोला? If any person is convicted of an offense, वाला लाइन आ गया यहाँ पे। दूसरा क्या था? डिस्क्वालिफाइड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल, डिस्क्वालिफाइड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल। एंड थर्ड पॉइंट क्या था? कॉन्ट्रावेंशन अंडर सेक्शन 188। ठीक है, इन 3 सिचुएशन में कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, डिस्क्वालिफाइड बाय कोर्ट एंड कॉन्ट्रावेंशन अंडर सेक्शन 188। तुम समझना यार, एक कोर्ट ने तुम्हें कन्विक्टेड माना, तुम्हारे पास पावर ना टू फाइल एन अपील। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है तुम समझो कि अगर जुडिशियल प्रोसेस में तुम गए, तुमको दोषी पाया गया, एक कोर्ट ने, निचली अदालत ने, लोअर कोर्ट ने तुम्हें कन्विक्टेड माना, तो तुम्हारे पास हमेशा राइट है टू फाइल एन अपील बिफोर दी अपर कोर्ट या सीनियर कोर्ट। आया ना? और तुम अगर अपील फाइल कर रहे हो तो क्या वो कन्विक्शन तुम्हारे अगेंस्ट चलेगा? नहीं। क्यों? बिकॉज पॉसिबल है ना कि जो अपर कोर्ट है वो तुम्हें फ्री कर दे फ्रॉम चार्ज। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये तीनों केसेस में ना पर्सन के पास ऑप्शन होता है, इंडिविजुअल के पास ऑप्शन होता है दैट दे मे प्रेफर एन अपील। बात समझ में आ रही है क्या? तीनों केसेस में आपके पास ऑप्शन है टू फाइल एन अपील। निचली अदालत ने मुझे दोषी माना, मैं अपील फाइल कर, कोर्ट ने मुझे डिस्क्वालीफाई किया, एक पर्टिकुलर कोर्ट ने मुझे डिस्क्वालीफाई किया, उसके अगेंस्ट अपील फाइल कर। तीनों सिचुएशन में दैट पर्सन विल हैव एन ऑप्शन टू फाइल एन अपील। बात समझ में आ रही है? तीनों केसेस में दैट पर्सन विल हैव एन ऑप्शन टू फाइल एन अपील। यस और नो? यस। देखिए क्या लिखा, देखिए provided that the disqualification referred to in clause D, E and G of subsection 1 shall not take effect for the
स्टॉप करना ये भी है मैंडेड है। स्टॉप कर चलो देखोगे यहाँ पे प्लीज प्लीज एक बार देखिए यहाँ पे, प्रोवाइडेड दैट द डिस्क्वालिफिकेशन, एक बार फिर से पढ़ना रहेगा इसको, प्रोवाइडेड दैट द डिस्क्वालिफिकेशन रेफर्ड टू इन क्लॉज डी ई एंड जी ऑफ सबसेक्शन 1 shall continue to apply even if the appeal or petition has been filed against the order of conviction or disqualification. तो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, if a person has been found convicted of an offense of moral turpitude by a lower court, तो उसके पास राइट है कि वो अपील फाइल कर सकता है। अगर उसको लोअर कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया, इन दैट केस ऑल्सो उसके पास भी उसके इन दैट केस ऑल्सो ही विल हैव द राइट टू फाइल इन अपील, यस और नो। और थर्ड सिचुएशन में उसको गिल्टी माना गया है ऑफ कॉन्ट्रावेंशन अंडर सेक्शन 188, तो इन दैट केस ऑल्सो he reserves the right of filing an appeal. In such cases also he reserves the right of filing an appeal. तो यह बोला गया even though appeal is filed, अब तुम समझो नॉर्मली क्या होता है, लोअर कोर्ट ने मुझे कन्विक्टेड माना, नॉर्मली क्या होता है वो समझना, लोअर कोर्ट ने मुझे कन्विक्टेड माना, मैंने अपील फाइल किया, तो जब तक वो अपील का रिजल्ट नहीं आ जाता ना, अब अपील मैंने फाइल किया तो हायर कोर्ट या तो मुझे कन्विक्टेड मान सकता है या मुझे फ्री कर सकता है फ्रॉम चार्ज। तो जब तक हायर कोर्ट डिसीजन नहीं दे देता ना, तब तक मैं कन्विक्टेड नहीं कहा जाऊंगा। बात समझ में आ रही क्या? मान लो कि मेरे ऊपर मर्डर का चार्ज लगा है, अजमेर सेशन कोर्ट ने मुझे कन्विक्टेड माना, ठीक है, मैंने राजस्थान हाई कोर्ट में अपील फाइल किया, तो जब तक राजस्थान हाई कोर्ट भी मुझे दोषी नहीं मान लेता तब तक मैं कन्विक्टेड नहीं हूं, तब तक मैं कन्विक्टेड नहीं कहा जा सकता, मैं मर्डरर नहीं कहा जा सकता। बात समझ में आ रही है? जनरली ये प्रोविजन होता है। क्या बोला गया कि इवन इफ एन अपील इज फाइल्ड बाय द डायरेक्टर, इवन इफ एन अपील इज फाइल्ड बाय द डायरेक्टर, still he will remain disqualified to be appointed as a director. बात समझ में आ रही है क्या? ये पॉइंट ना तुम्हारे नोट्स में गिवन नहीं होगा, आप उसको एक बार नोट कर लो, आपने जो स्पाइरल है ना, स्पाइरल में इसको लिख लो, प्रोवाइडेड दैट द डिस्क्वालिफिकेशन, provided that the disqualification referred to in provided that the disqualification referred to in clause D, E and G, provided that the disqualification referred to in clause D, E and G of subsection 1 shall continue to apply, even if an appeal is filed against the order of conviction or disqualification. लिखा हुआ है तो फिर ठीक है। चलो, तो आज का क्लास यहीं तक, रेस्ट ओवर वी विल कंटिन्यू इन दी नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो समझना है यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये जो क्लास था तुम्हारा ये कंटिन्यूशन था फर्स्ट क्लास का। अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? अभी तक अपन ने डायरेक्टर्स का डेफिनेशन पढ़ा, अपन ने दो बेसिक टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में डिस्कशन किया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, एज वेल एज फिर अपन ने डिस्कस किया क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। रेस्ट ओवर वी विल कंटिन्यू। थैंक यू सो मच।